हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, एक बहुत ही ज़्यादा टॉपिक मेरी वीडियोस के कमेंट्स में चल रहा है, लो आंसर राइटिंग टिप्स। लो कैसे लिखे, लो राइटिंग टिप्स, लो राइटिंग टिप्स, भाई ये बताओ। तो भाई ये जो टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है लगभग हर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट को दिक्कत इसमें आ ही जाती है, लगभग मोस्टली। तो आज इस टॉपिक का मैं पूरा एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ, जो कि मैं बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से आपको दिखाऊंगा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लो राइटिंग में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ या मेरे को बहुत ज्यादा लो राइटिंग आती है, लेकिन जैसा टीचर्स ने बताया है और मैंने वो इम्प्लीमेंट करा, तब मेरे को कुछ समझ में आया कि हाँ, ये चीज सही है। और देखो, एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम जो ये वीडियो रखेंगे, ये पूरी की पूरी वीडियो कंप्यूटर स्क्रीन पे होगी, जिससे कि आपको मैं प्रैक्टिकल लाइव डेमो दिखा सकूं। इसलिए एक जो चीज मैं इंपॉर्टेंट पहले बता दूं कि मैं लो राइटिंग में इतना परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरे को नॉलेज है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। जिस हिसाब से मैंने तैयारी करी थी, जिस हिसाब से मेरे को नॉलेज मिली सीए फाउंडेशन के अंदर, आपको उतना रिसर्च ना करनी पड़े इस चीज के लिए, डायरेक्ट आपको ये टिप्स मिल जाए, तो उसकी मैं ये सॉल्यूशन वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें एक चीज मैं बता दूं, जो भी हम लो के आंसर लिखते हैं, देखो जो भी हमने आंसर लिखा वो 3 तरीके का हो सकता है। आंसर हमेशा 3 तरीके का होगा, या तो सही, या गलत, या आईसीआई। आप समझ गए होगे। सही होना ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपने सही चीज लिखी है, लेकिन वो आईसीआई के पैटर्न पे नहीं लिखी हुई, आईसीआई के तरीके से नहीं लिखी हुई, तो वो उनके लिए गलती माना जाएगा। और उसी वजह से आप सही चीज भी लिख के आते हो लेकिन गलत तरीके से लिख के आओगे, तो उसके नंबर कटते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है लो के पेपर में। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है विद लाइव डेमो ऑफ आईसीआई सजेस्टेड आंसर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने आईसीआई के ओरिजिनल मॉड्यूल्स खोल रखे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको लो लिखना पड़ता है, लो के आंसर्स लिखने पड़ते हैं, जिससे कि आपके बढ़िया मार्क्स आ पाए। क्योंकि देखो, लो सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक तो सही, एक गलत और एक आईसीआई। तो हमें आईसीआई को फॉलो करना है, सही गलत कुछ मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस में। मैंने ये चैप्टर इसीलिए उठाया क्योंकि अगर आप सीए फाउंडेशन में होगे तो आपने ये तो पढ़ ही रखा होगा शायद से, जहाँ तक उम्मीद है। इसकी यूनिट 1 और मैं यूनिट 2 को भी दिखाऊंगा, और साथ में सोगा की यूनिट 1 भी। तो एक बार चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखेंगे हम। इसे थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 तरीके के हमें क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो मैं येलो से मार्क करूंगा वो होंगे हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। और जो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है, जिसे मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये, ठीक है। और एक और हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है, जो कि है ये वाला। अब देखो, केस स्टडी क्वेश्चन में भी कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये जो 2nd नंबर का क्वेश्चन है, ये काफी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन जो 4th और 5th नंबर का क्वेश्चन है, ये 4th और 6th नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो एक बार देखते हैं कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे लिखना होता है, इन्होंने कैसे लिखा हुआ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को ग्रीन से करेंगे हम। तो एक बार देखते हैं इसके आईसीआई के खुद के सजेस्टेड आंसर वो कैसे लिखते हैं। तो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें हमें कोई भी प्रोविजन वगैरह लिखने की डायरेक्ट जरूरत नहीं होती। इसमें हम सीधा सीधा बात को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इस पर हमें अपना कमेंट करना है, हमें अपने विचार बताने कैसे है। तो इसमें इन्होंने लिख रखा है, एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल और ऑफर टू द अदर पार्टी। अब देखो, इसमें ना हमें एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करना होता। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमें जैसे जैसे हमारी बात होती है उसे हमें लिखते चले जाना होता है। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, पहले इस लाइन को भी एक्सप्लेन करा इन्होंने। फिर ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इस लाइन को भी एक्सप्लेन करा है, क्योंकि इनमें एनफोर्सेबिलिटी, लीगल रिलेशनशिप, इन सबको हम बेस मान के हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और शुरू में इन्होंने क्या दिया है, इंट्रो। तो हम इंट्रो, ये जो पूरा इतना पार्ट है, इसे हम इंट्रो बोल सकते हैं, जिसमें कि इसने बताया कि अग्रीमेंट कैसे बनता है, फिर अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ इसमें दिखाई गई है। तो ये तो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था डायरेक्ट क्वेश्चन का।
ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन। इसे देखते हैं क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा रही है कि भाई इस वाले क्वेश्चन का बताओ। तो फोर्थ क्वेश्चन को उठाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल सा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि एक सेल्फ सर्विस सिस्टम चलाया था शॉप में, प्रकाश एंटर होता है और उसने एक बास्केट उठाई और कैशियर के पास गया पेमेंट के लिए, उसने कुछ सामान डाला, कैशियर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द प्राइस, कैशियर ने मना कर दिया, भाई मैं इस प्राइस पे तुम्हें नहीं बेचूंगा। क्या शंभू दयाल जो कि शॉप का ओनर है, उसे हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई तुम्हें देना ही पड़ेगा, सेल द आर्टिकल्स टू श्रीमती प्रकाश, यानी कि श्रीमती प्रकाश जो एक लेडी है उसको सामान बेचना ही पड़ेगा। क्या हम उसे बोल सकते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है। अब देखो, जो हमें आज तक हमें पता था ना कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, प्रोविजन, ठीक है, फिर लिखो फैक्ट, ठीक है, और फिर लिखो अपना कंक्लूजन। तो ये चीजें हमें बताई जाती हैं सारे टीचर्स के द्वारा। तो ये क्यों बताई जा रही हैं, सबसे पहले देखते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पर एक हेडिंग दी, इनविटेशन टू ऑफर। अब ये जो क्वेश्चन रिलेट कर रहा है ये प्रॉपरली इनविटेशन टू ऑफर है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ सर्विस की दुकान खोली है जिसमें कि उन्होंने प्राइस टैग्स लगा रखे होंगे हर एक सामान के। तो एक तरीके से इनविटेशन टू ऑफर हो गया, जो आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इनविटेशन टू ऑफर को इन्होंने एक्सप्लेन करा। अब आपको क्या लगता है, ये इनविटेशन टू ऑफर को इन्होंने एक्सप्लेन करा, क्या ये प्रोविजन ही नहीं है? तो एक तरीके से ये सबसे पहले इन्होंने जो स्टार्ट करा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपका प्रोविजन ही है, ठीक है। यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा आपका प्रोविजन हो गया। तो आईसीआई भी ये बिलीव करता है कि आपको सबसे पहले प्रोविजन का एक्सप्लेन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये पूरा मैंने येलो पार्ट से हाईलाइट करा है, ये पूरा आपका प्रोविजन है, ये इतना का इतना। अब हमें पता है कि प्रोविजन लिखना होता है, तो हमने यहाँ पर प्रोविजन का एक्सप्लेन कर दिया। और अगर उस प्रोविजन में हेडिंग पॉसिबल है तो हेडिंग दो, और उस प्रोविजन को अगर हमें सेक्शन दे के कोट करना है तो हम सेक्शन दे के भी कोट करेंगे। जिसे हम स्टार्ट करते हैं एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर ये, एज पर सेक्शन दिस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे करके हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या करा, फैक्ट को एक्सप्लेन करा है। फैक्ट को एक्सप्लेन करने को मैं थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। इन्होंने यहाँ से करा है, इन दिस केस, देखो इन दिस केस श्रीमती प्रकाश बाय selecting some articles approaching the cashier for payment simply made an offer to buy the articles selected by her. If the cashier does not accept the price, the interested buyer cannot compel him to sell. अब देखो यहाँ पर एक मैं बात बताऊँ तुम्हें, जो अब मैं रेड कलर से हाईलाइट करूँगा, ये है इसका कंक्लूजन। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको पहले क्या करा, यहाँ पर आपको पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर एंड में फैक्ट बता के सीधा कंक्लूजन दे दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब इसमें जो मेन बात ये आती है, देखो जो लो के आंसर होते हैं उसका एक प्रॉपर कोई फॉर्मेट नहीं है अब तक भी। फॉर्मेट हम खुद बनाते हैं, खुद अपने हिसाब से लिखते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है ना, देखो द डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स विद प्राइस, ये प्राइस इन itself सेल्फ सर्विस शॉप इज मेयरली एन इन्विटेशन टू ऑफर, इट इज नो सेंस टू ऑफर फॉर सेल। ये जितना भी मैंने ग्रीन पार्ट से हाईलाइट करा है, ये सारा इस तरीके से समझाया गया कि ये जो आपका प्रोविजन है, ये वाला जो प्रोविजन है, ये इस क्वेश्चन से कैसे रिलेट करता है, उसको इस सेंटेंस में आपको समझाया गया। तो देखो यहाँ पर प्रोविजन लगना, पूरा फैक्ट लिखना या फिर पूरा कंक्लूजन लिखना, ये इसमें प्रॉपरली कुछ चीज़ नहीं लिखी हुई है। जैसे हम लिखते हैं ना क्वेश्चन में प्रॉपर प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, ये इसमें उस तरीके से नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैं बताता हूँ लॉ में आपका क्या है, आपका जो आंसर है वो एक फॉर्मेट में नहीं, वो कन्विंसिंग होना चाहिए, यानी कि उसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने क्या करा, पहले प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, और फिर इस प्रोविजन का इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है उसे एक्सप्लेन करा है, और फिर एंड में इन्होंने अपना फाइनल आंसर दे दिया क्वेश्चन के फैक्ट को बताते हुए। अब इसमें मैं एक बात बताऊं आपको सिंपल सी, कि जो लॉ के आंसर होते हैं वो कन्विंसिंग होने चाहिए, वो एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करना होना चाहिए। अब देखो आप हर एक क्वेश्चन में एक ही फॉर्मेट लगाओ, हमने जो है फॉर्मेट निकाला है प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन, ये लगभग लगभग हर क्वेश्चन में चल जाता है। ऐसा
आप देखोगे खुद भी कि प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन अगर हम लिखेंगे तो यार क्वेश्चन में चल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और अच्छे तरीके से, क्योंकि देखो इसमें आज जो भी लिखा गया है वो प्रॉपर प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन को लेके नहीं लिखा गया। देखो लॉ के जो आंसर लिखने की टेक्निक है ना, वो एक आर्ट है। आप अपने तरीके से कितना बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पूरा फॉर्मेट फॉलो करोगे, आप जितना बेस्ट लिख सकते हो वो बेस्ट लिखो। और बेस्ट लिखने का तरीका, आप जैसे जैसे इनके क्वेश्चन पढ़ोगे ना, देखो खुद पढ़ो कि क्वेश्चन कैसा आता है तो ऐसे ही कैसे एक्सप्लेन करता है। अब आगे मैं एक बार लेके चलता हूँ और क्वेश्चन पे। तो एक बार ले लेते हैं येलो कलर में इसे। अब इसमें एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, थोड़ा केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी है। ये लगभग लगभग 1 या 2 नंबर में आना चाहिए जहां तक मेरा मानना है। मिस शकुंतला पुट्स एन एप्लीकेशन इन स्कूल टीचर, शी वाज अपॉइंटेड बाय ट्रस्ट ऑफ स्कूल। हर फ्रेंड जो कि उसी स्कूल में काम करती थी, उसने इनफॉर्मली उसे बोल दिया कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, बट लेटर ड्यू टू सम इंटरनल रीजन उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी स्कूल ने। तो क्या मिस शकुंतला क्लेम कर सकती है डैमेजेस के लिए? तो इसका सिंपली इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर दे दिया नो, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से वो जज करते हैं कि इस क्वेश्चन को कितना लंबा लिखा जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट सबसे पहले जो नो लिया है ये दिया कंक्लूजन। अब इसका रीजन देंगे यहाँ पर, ये एज पर सेक्शन 4 सेक्शन कोट करा है। अब यहाँ पर ये जो भी दे रहे हैं ये प्रोविजन दे रहे हैं, कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट प्रपोजर व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये दे दिया हमें, क्या दिया है, प्रोविजन। इसके बाद जो मैं ग्रीन पार्ट से हाईलाइट करूंगा वो हमारा फैक्ट, ये हमारा फैक्ट है। तो इसमें आप खुद देखो कि यहाँ पर जो नो लिखा हुआ है ये एक तरीके से कंक्लूजन हो गया, फिर यहाँ पर प्रोविजन हो गया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, फैक्ट। तो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के मेन पार्ट यही रहेंगे, प्रोविजन, कंक्लूजन, फैक्ट, यही रहेगा हमारे पूरे क्वेश्चन के आंसर के अंदर। अब हमें देखना कि कैसे वो सूट करेगा। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि किस क्वेश्चन में कैसे कैसे लिखना होता है। तो थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, सोगा का दिखाता हूँ आपको, इसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा अगर इसके अंदर केस स्टडी क्वेश्चन होंगे तो। देखो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप वो चीज़ समझ गए तो आपको लो के आंसर लिखने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। आप एक बार खुद से क्वेश्चन को एनालाइज करो, समझो, और आईसीआई उसका कैसा आंसर देता है उस चीज़ को परखो। जब आपको वो चीज़ समझ आएगी, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ के ये नहीं सिखा सकता कि आप ऐसे ऐसे लिखो, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि आईसीआई कैसे आंसर लिखता है, क्योंकि आईसीआई उसी आंसर को एक्सेप्ट करेगा जैसा उनका पैटर्न है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एक तरीके से केस स्टडी क्वेश्चन है, सेकंड भी, थर्ड भी, और फोर्थ एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है पार्टली पेड करा हुआ है, तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड होगा? तो एक बार हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखो क्या करा, इट इज नेसेसरी अंडर सेल्स ऑफ गुड एक्ट दैट द गुड्स शैल बी एक्सचेंज फॉर मनी। अब ये आप देख रहे होगे कि ये थोड़ी प्रोविजन वाली लाइन लिखी हुई है। कैसे? इफ द गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड देन इट विल बी कॉल्ड बार्टर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इसमें लिखा हुआ है। ये जितना भी लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा प्रोविजन है। तो यहाँ पर आईसीआई ने अपना फॉर्मेट फॉलो करा, प्रोविजन बताया। तो आप इसके बाद ये देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फैक्ट। इसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, फैक्ट। ये जितना भी है इन दिस केस ऐसे करके यहाँ पर हमें दे दिया फैक्ट। अब जो यहाँ से चालू होगा लास्ट में वो चालू होगा कंक्लूजन। इन दिस केस इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल्स ऑफ गुड एक्ट। देखो इन्होंने पहले अच्छे से समझाया, प्रोविजन पहले इतना बड़ा लिखा। अब दिक्कत ये है कि जब हम लिखते हैं ना तो प्रोविजन नहीं लिखते ढंग से, हम इस चीज को ज्यादा बढ़ाते हैं जो कि क्या होता है, फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस को जितना कंसाइज रखोगे उतना बेटर है। इन्होंने सीधी सीधी बात लिखी है कि इतने का बेचा है, इतने पार्टली पेड है, इतने का रहता है, तो वो सारी चीज उन्होंने फैक्ट ऑफ द केस में लिख दी। और अगर आपने इतना अच्छा लिखा है तो आप डायरेक्ट अपना कंक्लूजन इस तरीके से दे सकते हो कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। ठीक है, तो इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें देखते हैं क्या है। 100 बैग ऑफ शुगर अराइविंग फ्रॉम शिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया विद इन नेक्स्ट 2 मंथ, अननोन पार्टी, शिप ऑलरेडी संक,
डस बी हैव एनी राइट टू, अब जो है शिप से सामान आ रहा है लेकिन शिप ऑलरेडी डूब चुकी है, तो क्या बी का एनी राइट अंडर ए, ये आप क्वेश्चन रोक के पढ़ सकते हो आराम से। इसके बाद आते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखो इन्होंने स्टार्ट कैसे करा, इन दिस केस, तो इन दिस केस से आपको क्या समझ आ रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा फैक्ट, ठीक है। अब इन दिस केस बी यहां से लेके यहां तक, बी हैज नो राइट अगेंस्ट ए द सेलर, फैक्ट भी नहीं है ये, आपको डायरेक्ट क्या दे दिया, कंक्लूजन, शुरू में ही कंक्लूजन पकड़ा दिया आपको। सेक्शन 8, अब यहां से आपका प्रोविजन लिखना चालू करा है इसने, ये पूरा यहां तक आपको प्रोविजन लिखा है। सो इन ऑल कंडीशन रिक्वायर्ड टू ट्रीट एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज अबव केस। अब देखो मैं बताता हूँ आईसीआई ने इस क्वेश्चन में करा क्या है। क्वेश्चन है छोटा सा और इसमें आंसर भी छोटा सा ही होना चाहिए, आपको भी पता है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आईसीआई ने इसे 3 नंबर या फिर 4 नंबर, इतने नंबर का एक क्वेश्चन दिया होगा, जिसकी वजह से हुआ क्या, इसे थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखना पड़ेगा। तो इलेबोरेट करने के लिए आईसीआई ने क्या करा, इसके अदर पॉइंट्स जिसमें भी वॉइड होता है वो सारे इसमें लिख मारे। अब जितने भी पॉइंट्स थे वो इन्होंने सारे लिख मारे कि ऑल द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड टू ट्रीट इज वॉइड एज अबव द केस। अब इस केस के अंदर जितनी भी ऐसी कंडीशंस थी जो फुलफिल नहीं हुई, जिसकी वजह से वॉइड हो गया, तो आईसीआई ने वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी। और देखो पॉइंटर्स में लिखा है ताकि इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करा जाए। आप आईसीआई की ट्रिक समझो, वो कैसे एक क्वेश्चन को बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, कैसे उसके प्रोविज़न को बड़ा करके उसको आंसर को थोड़ा और अच्छा बनाया जाता है। क्योंकि देखो प्रोविज़न ज़्यादा बड़ा नहीं होता, कुछ क्वेश्चन का प्रोविज़न ज़्यादा बड़ा हो सकता है लेकिन 2 to 3 लाइन्स में आई थिंक प्रोविज़न ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें प्रोविज़न को बड़ा करना पड़ता है। तो मेरी यही सजेशन रहेगी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना रखते हुए, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए जिसमें मैं और क्वेश्चंस को एनालाइज करूं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो का लास्ट में अगर आप देख रहे हो तो आप अपना होमवर्क मान लो या फिर ट्रिक मान लो, आपने अभी तक जितने भी यूनिट्स पढ़े होंगे उसके बैक क्वेश्चंस एक बार ज़रूर देखो, ठीक है, और उनमें एनालाइज करो कि क्वेश्चन क्या है, आईसीआई कैसे आंसर दे रहा है, तो तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई दिक्कत कहाँ है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, आईसीआई कैसा मांग रहा है। और देखो जरूरी नहीं है आईसीआई ने इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा है तो मैं भी ऐसे ही लिखूं, बस आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन में ऐसी क्या क्या चीज़ है जो आईसीआई देना चाह रहा है, वो समझो आप जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्मेट को फॉलो करो। अगर आईसीआई ने शुरू में कंक्लूजन दिया है तो आप भी शुरू में कंक्लूजन दो, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ को लिखने का कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, बस अगर आप प्रोविज़न वाला फॉर्मेट, प्रोविज़न फैक्ट और कंक्लूजन, इसका फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हो तो बेटर माना जाता है, इससे थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से दिखता है। लेकिन अगर आप अपनी तरीके से जैसे मर्जी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, बस ये है उस क्वेश्चन के किसी भी पॉइंट को आप मिस ना करो। देखो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और उसके आंसर को पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछ रहा है तो इस क्वेश्चन में वो क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अब वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें हमारी कीवर्ड्स, ठीक है। तो उन कीवर्ड्स को एक बार देखो कि अगर हम प्रोविज़न पढ़ते हैं, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप आगे पढ़ोगे तो आप कीवर्ड्स को खोजोगे, क्योंकि कीवर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे, जब आपको कीवर्ड्स याद रहेंगे तो तब आप आंसर फ्रेमिंग ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, और कीवर्ड्स को ढूंढना आपको तभी आएगा जब आप आंसर पढ़ पाओगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। आंसर राइटिंग के एक अप्रोच अपने आप बनाओ, मैं आपका हाथ पकड़ के नहीं लिखवा सकता, आपको खुद को समझना पड़ेगा। और अदर कोई टिप्स चाहिए लो आंसर राइटिंग में, कुछ और ही आपको भयंकर कुछ दिक्कत आ रही हो कि मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, तो वो अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये वीडियो कैसी लगी, ये थोड़ी डिफरेंट अप्रोच में मैंने वीडियो बनाई है। आप जैसे यूनिट 2 है इसके भी आंसर आप देख सकते हो एनालाइज करके कैसे कैसे क्या रहता है। तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके अपनी दिक्कत ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनकी भी ये दिक्कत मिटे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, पीस आउट।